नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। एक शायर हुए इकबाल, जिन्होंने अपने बेटे को कहा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नई सुबह, नई शाम पैदा कर। मजहब तेरा मेरी नहीं फ़कीरी है, खुदी को न बेच, गरीबी में भी नाम पैदा कर। पुरुषार्थ करने की सलाह अपने बेटे को दी थी, लेकिन आज हमारे राजनेताओं के अकाओं ने अपने बच्चों को भी क्राइम में धकेल दिया है और ये अंत लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ वकील है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलाहाबाद की धरती पर हमेशा से उसने महाकुंभ होता है, विश्व को एक दृष्टि दी है, लेकिन आज इलाहाबाद कहीं दूसरे कारणों से प्रयागराज चर्चा में है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इलाहाबाद की जो सांस्कृतिक विरासत रही है वो तो बहुत कुछ कायम है। तात्कालिक स्थितियां जिसकी वजह से कुछ स्थिति पैदा हुई है, और जो जुर्म जराइम की दुनिया में जो बातें चल रही हैं, कुछ तो इसमें हकीकत है, कुछ इसको हाईलाइटेड जान करके किया गया है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि इस घटना से इलाहाबाद की जो अपनी विरासत है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तात्कालिक चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। मेरा एक जानना है कि एक पूरा परिवार अपराध की दुनिया में चला गया, परिस्थितियां हैं या हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है? देखिए, वहाँ जहाँ तक आप कह रहे हैं परिवार पूरा चला गया, बात सही है। और एक काकस, एक बहुत बड़ा तंत्र तैयार हुआ। और यह भी सही है कि उस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई इंडिविजुअल अपने को असहाय पा रहा था, इसलिए शासन सत्ता को सामने आना पड़ा और इस स्थितियाँ सामने आई। और इसमें बहुत कुछ परिस्थितियां भी हैं और बहुत कुछ व्यक्ति के अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो भी उसको वहां तक ले गई, महत्वाकांक्षा लेके गई। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप सर खड़े रहे, आपसे कुछ और सवाल भी हम पूछेंगे। मेरा एक जानना है कि जब हम इलाहाबाद में कल आए, एक चुप्पी है, तलखी चुप्पी है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ हैं कि किस तरह से यहाँ पर टॉर्चर हुआ, किस तरह से ज़मीनों पर कब्जे हुए। एक आम आदमी की आहट किसी ने नहीं सुनी। कितनी सरकारें आई और कितनी गई। जरा सा आप उन आम आदमियों को देखिए कि वो किस समुदाय से बिलोंग करते थे, जिनकी ज़मीनें कब्जा हो, जिनकी ज़मीनें कब्जा हो किस समुदाय से बिलोंग करते थे। वो माइनॉरिटी से थे कि मेजॉरिटी से थे। अगर आप जांच परख करेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आप परोक्ष रूप से पूछना चाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की ज़मीनों को कब्जा किए। सबसे ज़्यादा उन्होंने जिसकी हत्या करके वो माफिया बने, वह भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है। तो कुल मिलाकर के ये कम्युनल मैटर है ही नहीं, यह एक तरह का इंटरेस्ट टकराने वाली बात है। लोगों के इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। ये सब माफिया हैं, पैसे के लिए धंधा करते हैं। इनसे जनता का बहुत कुछ लेना देना, बौद्धिक जनता का। बाकी बाई वे ऑफ द मीडिया, जो आज का जो सरकार से समर्थित मीडिया है, जो दिन भर चला रहा है, वो तो चलाएगा ही, और लोग जो है उससे दिग्भ्रमित होंगे। नहीं, आपने बात सही कही। किसी ने कहा है कि मस्जिद की ना मंदिर की, फकीरा तो गल सुना अंदर की, लेकिन लोग अंदर की बात कह नहीं पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन दोषी है। चाहे आप मीडिया को भी कहिए, मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम में गंदगी है वो साफ होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, यहाँ अभी 5 साल पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया और इलाहाबाद में ही लगभग 20 मस्जिदें और मज़ारें तोड़ी गई और लगभग 100 मंदिर तोड़े गए होंगे। कहीं आपने सुना कि 100 मंदिर तोड़े गए और 20 मस्जिद मज़ार कहीं सुना नहीं ना, क्योंकि सबको एक ही शासन से, एक ही डंडे से हाँका जा रहा था। तो उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। जब आप दो लोगों के लिए दो स्टैंडर्ड रखेंगे, दो तरह की चीज़ें रखेंगे, तो समाज में वैमनस्य पैदा होगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसको देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और किसी के साथ क्या कर रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा वकील साहब कि हम अतीक अहमद का सीधा ही नाम लेकर बात करते हैं कि जिस तरह की बमबाजी, एक होता है कि लॉन्चिंग पैड, कि आप जितने बड़े को मारेंगे उतने बड़े नेता बनेंगे, ये हमारी सोच में कमी है या क्या लगता है कि कैसे एक इतना बड़ा अपराधी बन गया, इतना बड़ा माफिया बन गया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत कुछ ऐसी स्थितियां हैं, बहुत कुछ महत्वाकांक्षा की बात है। छोटे छोटे उसको ले करके धीरे धीरे अपने को बहुत बड़ा ऊपर ले जाना। कभी आज एक ही हथकड़ी में जो 2 भाई मारे गए, कभी वो सांसद रहे, विधायक रहे, वो भी कभी समाज की रहनुमाई करते थे।
लेकिन उसके पीछे एक कारण जो था कि उन्होंने या तो अर्थ को ऊपर रख दिया, धर्म को भूल गए। धर्म से मतलब मजहब से नहीं है, जो रिकमेंडेड वे है उसको भूल करके एक अबाध गति से विकास करने की स्थिति में, अत्यधिक धन कमाने की स्थिति में, प्रॉपर्टी बनाने की स्थिति में कुछ स्थितियां जो प्रतिकूल हो गई। बाकी और देखेंगे तो कमोबेश अगर आप डिस्कवर करेंगे, पर्दा उठाएंगे तो बहुत कुछ ऐसे तमाम लोग हैं जो उनकी ही तर्ज पे चल रहे हैं, लेकिन एक अभी कहीं बाहर हैं। एक आखिरी सवाल है, ये भी सुनने में आया कि जज भी डरते थे, जुडिशरी पर भी। आप वकील हैं, आपने वो एक पवित्र जो वस्त्र है ये जिस पर संवैधानिक पहना हुआ है, क्या कहेंगे आप? भाई इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए, जज को डरना नहीं चाहिए, न तो जज डरते हैं। और उन्हीं जज ने ही फैसला दिया है आजीवन कारावास की, उन्हीं जजों में से किसी ने दिया है, तो यह कहना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं कि जज डरते थे। और हाँ, PIL में इंक्वायरी पे ही जस्टिस DB भोसले साहब की बेंच ने ही आदेश दिया था और उसी पर अतीक अहमद के सारे केसों को खोल करके सारी चीज़ें की गई और इसके बाद उनको जेल में पहुंचा। किसी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसी जुडिशरी ने एक्शन लिया था। बाकी जहाँ तक रही बात चुप रहने की, तो कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, कोई यूँ ही बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ सबकी अपनी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से लोग बोल नहीं रहे हैं, बस इतनी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, लेकिन NTV निष्पक्ष उन सारी परतों को खोलेगा और एक सच आपके सामने लाने की कोशिश करेगा। और मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें NTV निष्पक्ष के साथ।